मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। ओ लेवल्स 3248 के एक नए मौजू के साथ मैं फैज़ुद्दीन अहमद हाज़िर ख़िदमत हूँ। हमारा आज का मौजू फ़ंक्शनल प्रोज़ में शामिल एक और क़िस्म लेटर राइटिंग है और ख़त नवीसी के हवाले से अब तक मैं कोई वीडियो नहीं बना सका। ज़ाहिर-सी बात है कि ईमेल राइटिंग और दरख़्वास्त नवीसी ये तमाम चीज़ें इससे क़ब्ल आपके सामने पेश की जा चुकी हैं। ब्लॉग राइटिंग पर भी वीडियो बनाई गई हैं, रिपोर्ट राइटिंग पर भी आपके सामने वीडियो जो है पेश की गई हैं। तो अब मैंने सोचा कि ख़त नवीसी के हवाले से भी एक वीडियो ज़रूर आपके सामने पेश कर दी जाए। इस सिलसिले में फ़ंक्शनल प्रोज़ के हवाले से जो बुनियादी बातें हैं उसका आपको इल्म है। मैं बार-बार वीडियो में बारहा ये बातें आपके सामने करता रहा हूँ कि जो नया सिलेबस है 2024 से लेकर अब 2029 तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये 26 तक आया था, लेकिन नए सिलेबस को भी अपलोड कर दिया गया है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। अब ये सिलेबस, ये निसाब 2029 तक मौजूद रहेगा। तो इसमें जो राइटिंग एक्सरसाइज जो 5 है, इसमें 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक फंक्शनल प्रोज लिखना होता है और इस फंक्शनल प्रोज को लिखने के लिए शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स जो हैं, तीन इशारे आपके सामने एग्जामिनर ज़रूर रखते हैं, चाहे वो इशारे पिक्चर की शक्ल में हों या पॉइंट्स की शक्ल में हों, नुक्ते की शक्ल में हों। तो उन तीनों निकात को अपने जवाब में ज़रूर शामिल करना होता है 150 वर्ड्स में। थोड़ी बहुत अल्फ़ाज़ के हवाले से जो है वो मैंने अपनी किताब बादमाने उर्दू में कुछ बातें बताई हैं कि कौन-कौन से अल्फ़ाज़ काउंट होते हैं, उसका जो है वो मुताला कीजिए। आपको अंदाज़ा होगा कि थोड़ी बहुत गुंजाइशें उस हवाले से कंजंक्शन और मुख्तलिफ जो हुरूफ़ जार, हुरूफ़ अत्फ़ हैं, उसको ना काउंट करके बहुत सी गुंजाइशें मिल जाती हैं। तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपको मालूम है कि W1, W2, W3, W4 और W5 इसकी बुनियाद पर इस काम को जाँचा जाएगा और इसके नंबर जो हैं वो 14 मख्तस किए गए हैं, 14 नंबर रखे गए हैं इसके। इनमें 14 नंबरों में आपको मालूम है कि कंटेंट के 6 नंबर हैं, लैंग्वेज के 8 नंबर हैं, बाद में इस पे तफ़सील से बात होगी। तो हमें W1, W2, W3, W4 में जो और W5 में जो बातें हमें बताई गई, उनमें मुख्तसरन इन बातों को ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि जो हम सवाल करने जा रहे हैं फ़ंक्शनल प्रोज़ में, उसमें जो मालूमात हैं, जो ख़यालात हैं, जो राय हैं, उनका दुरुस्त और मौसर इबलाग होना चाहिए। यानी लैंग्वेज उसकी ऐसी होनी चाहिए कि आपके कम्युनिकेशन में कोई गैप ना हो, आप आराम से अपना मकसद, अपना मुद्दा, अपनी बातें दूसरों तक पहुँचा सकें। W2 क्या है कि ख़यालात को मरबूत अंदाज़ में पैराग्राफ की शक्ल में पेश करें और इस दौरान कनेक्टिव्स का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, पेचीदा जुमले एग्ज़ामिनर के सामने से गुज़रें और वो लैंग्वेज में ज़्यादा नंबर दें। उसमें जो लिंकिंग डिवाइसेज़ हैं, जैसे अलबत्ता, हालाँकि, अगरचे, चुनांचे, अगर, मगर, ये सब जितने भी अल्फ़ाज़ हैं इसको ज़रूर जो है अपने पैराग्राफ में जुमलों की तरतीब में शामिल किया जाए। अच्छा, उसके बाद ग्रामर और ज़ख़ीरे अल्फ़ाज़ के हवाले से मौज़ू अल्फ़ाज़ तो हो ही, ज़ाहिर-सी बात है मौज़ू का मतलब है सूटेबल वर्ड्स, उसके साथ-साथ जो ग्रामर है वो भी दुरुस्त हो। इम्ला का भी ख़्याल रखा जाए, W4 में बताया गया है कि रमूज़ औक़ाफ़ का भी ख़्याल रखना है, इम्ला का भी ख़्याल रखना है और ख़ास तौर पर जो 5वां है W5, उसमें मुख़ातिबीन जो ऑडियंस है आपकी, उसके अब्लाग़ के मक़ासिद को सामने रखते हुए दुरुस्त उस्लूब अपनाना है, जिसको एग्ज़ामिनर ने एप्रोप्रिएट रजिस्टर और स्टाइल का नाम दिया है। यानी अगर दरख्वास्त का अंदाज़ है तो मौदबाना गुज़ारिश है, मैं आपके सामने ये दरख्वास्त पेश कर रहा हूँ। ख़त का अगर अंदाज़ है, तो ख़त के अंदाज़ में जो ज़ुबान और बयान की ज़रूरतें हैं, जो तकाज़े हैं, अगर ब्लॉग का अंदाज़ है या रिपोर्ट का अंदाज़ है, तो उसमें जो ज़ुबान और स्टाइल के जो तकाज़े हैं, उसको ज़रूर सामने रखना है और आप अपनी ऑडियंस को ज़रूर पेश-ए-नज़र रखना है। 3 निकात को इन तमाम बातों को सामने रखते हुए पेश करना है। तो जनाब, जो परिचय अव्वल में मश्क नंबर 5 है, इसके मवाद के 6 नंबर हैं, यानी कंटेंट के 6 नंबर हैं और ज़ुबान और बयान यानी लैंग्वेज के तर्ज़ तहरीर के 8 नंबर मख्तस किए गए हैं। तो इन बातों को सामने रखते हुए जब हम अपने इस काम की तरफ, जो कि आज हम लेटर राइटिंग का काम करने जा रहे हैं फंक्शनल प्रोज़ के हवाले से, उसकी तरफ आते हैं, तो 3248 की जो हमारी किताब है बादबानी उर्दू बुक 1, उसमें इस काम के लिए ये जो मश्क नंबर 5 है, उसमें तो बहुत सारी बातें हमने पेश की हैं, लेकिन इस काम के लिए मश्क नंबर 5 के सफ़ा नंबर 326 तक, ठीक है ना? इन बातों को देखा जा सकता है। ख़ास तौर पर जो
आखिरी के सफ़ात हैं उसमें मुख्तलिफ़ अक़साम की फ़ंक्शनल प्रोज़ को जो है वो मौज़ू बनाया गया है। उसमें ब्लॉग राइटिंग है, उसमें लेटर राइटिंग है, उसमें ईमेल राइटिंग है, उसमें लेटर टू द एडिटर है, उसमें रिपोर्ट राइटिंग है, उसमें पिक्टोरियल जो तबसरा करते हैं वो भी उसमें है। और ये बहुत सारी अक़साम जो है तक़रीबन 9 अक़साम के फ़ंक्शनल प्रोज़ को इस किताब का हिस्सा बनाया गया है। तो इसमें आज हम जो मौज़ू बना रहे हैं वो ख़त नवीसी है। और ख़ुतूत नवीसी के हवाले से आपको मालूम है कि 2 तरह के ख़त लिखे जाते हैं। एक तो फ़ॉर्मल लेटर होता है जिसको हम रस्मी ख़त कहते हैं, और एक लेस फ़ॉर्मल लेटर होता है। आप लोग अमूमन इनफ़ॉर्मल लेटर पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, यानी गैर रस्मी ख़त, जो कि गलत है। जो रस्मी ख़त होते हैं वो तो फ़ॉर्मल होते ही हैं, जो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, सरकारी इदारे के किसी डायरेक्टर को लिख रहे हैं, किसी ऑफ़िसर को लिख रहे हैं। इसमें जो ख़ुतूत में जो तर्ज़ अदा होगी और मक़ासिद होंगे वो मुख्तलिफ़ होंगे। रस्मी अंदाज़ होगा, कारोबारी और दफ़्तरी मामलात होंगे, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मामलात होंगे, और उन मौज़ूआत को इसमें पेश किया जाएगा। लेकिन इसमें जो मुख़ातिब है, ओहदेदार है, जिसको जो है आप एड्रेस कर रहे हैं, उसके तमाम जो मरातिब हैं उसके मुताबिक उसको मुख़ातिब किया जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है लैंग्वेज में रस्मी ख़त में थोड़ी-सी तब्दीली होगी। कम रस्मी ख़त में अमूमन हम दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अज़ीज़-अक़ारिब को, इन तमाम लोगों को ख़ुतूत भेजते हैं। ये निजी नौइयत के ख़ुतूत होते हैं ज़्यादातर, पर्सनल नौइयत के। लेकिन इसमें भी अगर हम उम्र, ओहदे, आपस में ताल्लुकात, इसकी नौइयत का ख़्याल ना रखें तो फिर ख़त में जो हद्द-ए-अदब का मामला है उस पे आँच आती है। लिहाज़ा इसको मैंने इनफ़ॉर्मल ख़त नहीं कहा, कम रस्मी ख़त कहा। यानी रस्मी अंदाज़ इसमें भी होता है। हम अपने दादा जान को अगर मुख़ातिब करेंगे, अपने अब्बा जान को मुख़ातिब करेंगे, चचा जान को मुख़ातिब करेंगे, अपने दोस्तों को मुख़ातिब करेंगे, उसका अंदाज़ मुख्तलिफ़ होगा। लिहाज़ा उम्र, ओहदे, रुतबे, इन तमाम बातों का इसमें भी ख़्याल करना पड़ता है। तो फ़ॉर्मल अंदाज़ तो इसमें भी होता है, लेकिन लेस फ़ॉर्मल अंदाज़ होता है। तो एक है फ़ॉर्मल लेटर और एक है लेस फ़ॉर्मल लेटर, कम रस्मी ख़त। दोनों नौइयत के ख़ुतूत जो है हम आपको इस वक़्त जो है सिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें ज़रूरी है कि इसमें क्या-क्या बातें होती हैं। आपको मालूम है कि रस्मी ख़त में जब हम एड्रेस लिख देते हैं, यानी सरनामा पे हम जहाँ से ये ख़त लिखा जा रहा है, जैसे कि आपको पता है कमरा-ए-इम्तिहान या बंगला नंबर 44, गुलशन इकबाल ब्लॉक 5, कराची, पाकिस्तान, इस तरह के एड्रेस, या कमरा-ए-इम्तिहान अलिफ बे जीम स्कूल, कराची, पाकिस्तान, या लाहौर, पाकिस्तान, जो भी है इब्तिदा में सरनामा पे लिखने के बाद जिसको ख़त लिखा जा रहा है, ख़त देखिए रस्मी अंदाज़ में मैंने अपनी किताब में बताया कि भई उस्ताद या प्रिंसिपल के लिए हम कैसे मुख़ातिब करेंगे। मोहतरम उस्ताद, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ये अंदाज़ होगा स्टार्ट करने का। लेकिन अगर हुकूमती ओहदेदार के लिए कोई ख़त लिखा जा रहा है, तो मोहतरमी व मुकर्रमी वज़ीर आला सिंध, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपकी मौक़र तवज्जो इस मसले की जानिब दिलवाना चाहता हूँ, कोई क्योंकि आप किसी मसले की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहते हैं इस ख़त के ज़रिए, लिहाज़ा इसका अंदाज़ थोड़ा-सा मुख्तलिफ़ हो जाएगा। वालिदैन के लिए अगर कर रहे हैं तो कम रस्मी ख़त है, लाज़िमी बात है इसमें ज़रा लेस फ़ॉर्मल है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्यारे अब्बू जान, अब हम इसमें थोड़ा प्यार, लाड का अंदाज़ है, प्यारे अब्बू जान, प्यारी अम्मी जान, आदाब अर्ज़ है, मैं खैरियत से हूँ, खुदा करे आप भी खैरियत से हों। और दोस्त को अगर हम मुख़ातिब कर रहे हैं तो प्यारे दोस्त कामरान, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तुम खैरियत से होगे और अपनी इल्मी सरगर्मियों में मसरूफ़ हो गए। अब यहाँ दोस्त है तो तुम भी चल रहा है, अगर अब्बा जान है तो आप का अंदाज़ अपना रहे हैं। इसको हम कहते हैं एप्रोप्रिएट रजिस्टर, एप्रोप्रिएट अंदाज़। इन बातों को समझा जाए, और ये उस्लूब और लैंग्वेज में इन चीज़ों के नंबर हैं। अगर कोई कहता है कि फ़ॉर्मेट की कोई अहमियत नहीं है, फ़ॉर्मेट से क्या फ़र्क पड़ता है, तो जनाब मोहतरम, अगर आप किसी को तुम करके मुख़ातिब कर रहे हैं, किसी को आप मुख़ातिब कर रहे हैं, और मैं आपकी मौक़र तवज्जो इस मसले की जानिब दिलवाना चाहता हूँ, ये लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जिसको आप एप्रोप्रिएट रजिस्टर कहते हैं। और आप कहते हैं कि हमने अपने मुख़ातिबीन के उम्र, मर्तबे, ओहदे, हर बात का ख़्याल रखते हुए लैंग्वेज इस्तेमाल की है। तो इसलिए उस्लूब के नंबरों को मेरे हिसाब से मार्क्स स्कीम का हिस्सा इन चीज़ों को होना चाहिए। आपका एग्ज़ामिनर कुछ भी कहता रहे, ट्रेनर कुछ भी आके कहता रहे, मगर इन बातों को समझने की ज़रूरत है और बच्चों को समझाने की ज़रूरत है कि फ़ॉर्मेट से ज़ुबान के उस्लूब और लब व लहजे में क्या तब्दीली आती है, क्या फ़र्क पड़ता है। लिहाज़ा ये जो बहस होती है, ये जो बातें की जाती हैं कि फ़ॉर्मल लेटर हो या इनफ़ॉर्मल लेटर हो, या जो भी हम फ़ंक्शनल प्रोज़ की किस्म लिख रहे हों, उसमें फ़ॉर्मेट की क्या अहमियत है,
फॉर्मेट की अहमियत इन बातों से समझने की कोशिश की जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जो किताब में आपको मिल जाएँगी कि बड़े भाई को कैसे मुखातिब करें, छोटे भाई को कैसे मुखातिब करें, रफ़क़ा यानी कोलीग्स अगर हैं तो हमने अज़ीज़म सुहेल अहमद अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कोरोना वबा की इन मुश्किल अय्याम में आपका वक़्त अच्छा गुज़रा होगा। ये एक आध जुमले इस तरीके से लिखने के बाद अपने ख़त का आगाज़ किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, पैराग्राफ जो है 3 हिस्सों में इसको तक़सीम कर देंगे और तीनों पैराग्राफ में प्रॉम्प्ट 1 यानी नुक्ता नंबर 1, नुक्ता नंबर 2 और नुक्ता नंबर 3 की वज़ाहत की जाएगी। उमूमन इसकी वज़ाहत का अंदाज़ ऐसा होगा कि जब आप ख़त लिखें तो सवाल में पेश करदा मसले की जानिब पहले तवज्जो दिलवाई जाए। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में वज़ाहत की जाए कि आप अपने मौक़िफ़ जब जो पेश कर रहे हैं उसमें कितने मज़बूत दलाइल हैं आपके पास, कौन से आर्गुमेंट है, 2-3 नुक्ते में वो बात समझाई जाए और आखिरी पैराग्राफ में ये बताया जाए कि आप क्या चाहते हैं, आपका मकसद क्या है ख़त लिखने का। अगर आप कोई फ़ौरी काम उससे करवाना चाहते हैं, फ़ौरी तौर पर कोई उसकी तवज्जो दिलवाना चाहते हैं, उन बातों को 3rd पैराग्राफ में लिखा जाए और ख़त के इख्तिताम में ज़ाहिर-सी बात है उस अगेन एक बार फिर वो जो स्टाइल और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज की बात हो रही है, तो इख्तिताम फिर आपको बताएगा कि आप ख़त-नवीस से कैसे मुखातिब हैं। अपने मुखातिबीन का ख़्याल रखना है, ये कहा गया है आपके सिलेबस में। लिहाज़ा जो ख़त के मुखातिबीन हैं और जो आपके एड्रेसी हैं, उसको हम ओहदे मरातिब के लिहाज़ से आखिर में कुछ अल्फ़ाज़, कुछ जुमले तहरीर करते हैं। कहीं वस्सलाम करके अपनी बात ख़त्म करते हैं, कहीं एक छोटा-सा फ़िक़रा लिखते हैं, नेक ख़्वाहिशात का मुतमन्नी, कहीं आप लिखते हैं आपका मुख़लिस, कहीं आप लिखते हैं आपका शुक्रगुज़ार, नियाज़मंद, अहक़र, तुम्हारा भाई, तुम्हारी सहेली, दुआ गो, आपका ख़ादिम, खिदमतगार, फ़र्माबरदार, आपका फ़र्माबरदार। ये सारा अंदाज़ जो है मुख़्तलिफ़ ओहदे, मरातिब और मुख़्तलिफ़ जो आपके साथ उसके ताल्लुकात की नौइयत है, उसको देखते हुए इस तरह के फ़िक़रे आखिर में ख़त के इख्तिताम में लिखे जाते हैं। ये क्लोज़िंग का स्टाइल होगा और इन तमाम बातों से हमें पता चलता है कि फ़ॉर्मेट में इन बातों की क्या अहमियत है। तो जनाब आज हम एक ख़त जो मौज़ू बना रहे हैं, वो हमारी किताब बादबान उर्दू के सफ़ा नंबर 272 में ये सवाल मौजूद है। 272 में ये क्वेश्चन मौजूद है बादबान उर्दू बुक 1 के सफ़ा नंबर 272 में। तो इसका सवाल क्या है, ज़रा सबसे पहले सवाल समझ लीजिए। आप देखिए ग्रीन रंग से मैंने प्रॉम्प्ट्स को 3 प्रॉम्प्ट्स को हाइलाइट कर दिया है ग्रीन रंग से, हरे रंग से। सवाल क्या है? आपका छोटा भाई एक निजी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी, निजी का मतलब है प्राइवेट कंपनी। आपका छोटा भाई एक निजी कंपनी में अहम ओहदे के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है। एक ख़त लिखकर अपने तजुर्बात की बुनियाद पर कुछ कारआमद तजावीज़ दीजिए। इस ख़त में आप दर्ज झील बातों से मदद ले सकते हैं। खुद एतमादी, लिबास और शख्सियत, मुतल्लक़ा शोबे का तजुर्बा। ये 3 प्रॉम्प्ट्स आपके सामने आ गए। आपका ख़त तकरीबन 150 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल होना चाहिए। ख़त के मवाद के लिए 6 नंबर और सही ज़ुबान और तर्ज़ तहरीर के लिए 8 नंबर तक दिए जा सकते हैं। अब हमारी समझ में आ गया कि भई छोटे भाई को एक ख़त लिखना है और उस छोटे भाई को ख़त लिखते हुए ये बताना है कि भई तुम जो इंटरव्यू देने जा रहे हो, उसमें किन बातों का तुम्हें ख़्याल रखना है और उन बातों को बयान करते हुए ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 प्रॉम्प्ट्स आपके सामने हैं। आपको जब 6 नंबर प्रॉम्प्ट्स के दिए गए हैं, निकात के दिए गए हैं, तो आप यूँ समझ लें कि हर प्रॉम्प्ट के लिए, हर नुक्ते के लिए कम से कम 2 बात ज़रूर लिखनी है। कम से कम 2 पॉइंट्स को एलिब्रेट करना है। खुद एतमादी है, तो कम से कम 2 बातों को एलिब्रेट करें। 3 हो जाएँ तो अच्छा है, लेकिन 2 कम से कम हो। लिबास और शख्सियत है, तो कम से कम 2 पॉइंट्स एलिब्रेट करें, उसको फैलाएँ, उसकी वज़ाहत करें। मुतल्लिक़ा शोबे में तजुर्बा है, तो कम से कम 2 पॉइंट्स को एलिब्रेट करें, उसको वज़ाहत करें, फैलाएँ। इस तरह से आपको 6 नंबर कंटेंट के मिलेंगे। तो और ये कैसे आप इन बातों को अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाएँगे? देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रीन पे आपके सामने पेश किया है। लिबास और शख्सियत में आपको सफाई-सुथराई के बारे में बात करनी है कि भई उम्दा इस्त्री किया हुआ लिबास हो, साफ-सुथरा हो और तेज़ रंगों से गुरेज़ करना है आपको, ज़्यादा शोख रंग नहीं पहनने, जूते पॉलिश शुदा हों। ये लिबास और शख्सियत के बारे में देखिए 3-4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर एरो जो ऑरेंज रंग के एरो के साथ आपके सामने मौजूद हैं। ये मेरा कर्सर जहाँ पर है क्या है, साफ-सुथरा और उम्दा इस्त्री किया हुआ लिबास हो, इसको एलिब्रेट कर देना है थोड़ा-सा। तेज़ रंगों से गुरेज़ करना है, जूते पॉलिश, ये 3 पॉइंट्स यहाँ हो गए। खुद एतमादी की बात है, कॉन्फिडेंस की बात, तो सवाल का जवाब समझ कर दो, ठहर-ठहर कर दो। पुरएतमाद शख्सियत जो है, वो ज़ाहिर होती है इससे। अगर आप तेज़-तेज़ और घबराहट में जवाब देंगे, घबरा करके जवाब देंगे, तेज़ी से जवाब देंगे, तो इससे आपकी शख्सियत में जो एक कमज़ोरी है शख्सियत की, वो ज़ाहिर हो जाएगी। आप जो है पुरएतमाद नहीं दिखाई देंगे। ये सब बातें आप इस पैराग्राफ में समझाएँगे और मुतल्लक़ा शोबे का तजुर्बा, तो फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों से वाक़फ़ियत के बारे में 1-2 जुमले बताना है। किस शोबे में आपका तजुर्बा है, वक़्त की पाबंदी आप कैसे करते हैं, इन तमाम बातों का ज़िक्र जो है मुतल्लक़ा शोबे के तजुर्बे के हवाले से 2-3 पॉइंट्स की शक्ल में आप लिखेंगे। तो ये प्लानिंग करने के बाद, इन बातों को समझने के बाद आइए हम देखते हैं कि इसमें हम कौन-कौन सी बातें शामिल कर सकते हैं। वैसे तो देखिए ज़ुबान व बयान में
बहुत सी बातें हैं जो यहाँ मैंने नहीं लिखी हैं। सबसे पहली बात है कि ग्रामर कैसी है, इमला जो इमला के उसूल हैं उसका आपने ख़्याल रखा है कि नहीं रखा। उसके बाद इमला के बाद जो है पैराग्राफ का आपने सही ख़्याल रखा कि नहीं रखा। पंक्चुएशन यानी रमूज़ औक़ाफ़ का ख़्याल रखा कि नहीं रखा। सफ़िक्स प्रीफ़िक्स कैसे इस्तेमाल किए हैं। कुछ मुहावरात 1-2 इस्तेमाल किए हैं तो बहुत उम्दा है। साबक़े लाहिक़े, मुहावरात, सिनोनिम्स, ठीक है? और वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, ये सारी बातें यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, जो मैं वक़्तन-फ़वक़्तन आपको आगे बताता भी जाऊँगा। तो हम देखते हैं कि ख़त कैसे लिखेंगे। ये सरनामा में ज़ाहिर-सी बात है अपना जो भी है आप एड्रेस बच्चों को सिखाएँ लिखना। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर-सी बात है वो मुख्तलिफ हो सकता है। कोई कराची लिखेगा, कोई कमरे इम्तिहान अलिफ बे जिम स्कूल कराची पाकिस्तान लिख देगा, कोई लिखेगा लाहौर ग्रामर स्कूल लाहौर पंजाब, जो भी एड्रेस 2 लाइनों में 3 लाइनों में ऊपर सरनामे पे जहाँ मेरा इस वक़्त कर्सर है, यहाँ लिखने के बाद ये हम ख़त अब शुरू कर रहे हैं। छोटे भाई को ख़त लिखना है, लिहाज़ा प्यारे भाई असद। अब यहाँ सलाम हम नहीं किया तो क्या है, दुआ से शुरू कर रहे हैं। प्यारे भाई असद, हमेशा खुश रहो! एक्सक्लेमेशन मार्क। ये ज़रूरी नहीं है आप लोग समझें कि नहीं। कोई देखें एक चीज़ होती है, मैं ज़रा इस्लामी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है वो बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम लिखना कोई हतमी बात नहीं, कोई ज़रूरी हिस्सा नहीं है। बच्चों को सिखाएँ कि कहीं अस्सलाम वालेकुम लिखो, कहीं जो है वो आदाब अर्ज़ लिखो, कहीं ओहदे या मकाम और मर्तबे और उम्र के लिहाज़ से छोटे भाई को अगर लिख रहे हो तो ऐसे लिख दो, हमेशा खुश रहो। ठीक है ना? ऐसा अंदाज़ अपनाओ जिसमें एक एक फ्रैंकनेस हो, एक करीबी ताल्लुक का इज़हार हो रहा हो। तो प्यारे भाई असद, हमेशा खुश रहो। उम्मीद है कि तुम खैरियत से होगे। ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें शहर के एक बड़ी फर्म में मैनेजर के ओहदे के लिए इंटरव्यू लेटर मौसूल हुआ है। अपनी कंपनी में मुझे इंटरव्यू पैनल का हिस्सा बनाया जाता रहा है, इसलिए सोचा कि तुम्हें एक कामयाब इंटरव्यू के गुर सिखाऊँ। अब यहाँ गुर सिखाना मुहावरा इस्तेमाल किया आपने। अच्छा, अगर आप इस एक पैराग्राफ को देखें, तो बहुत सारे अल्फ़ाज़ ऐसे हैं और जुमले ऐसे हैं जो अ, बहुत सारी खूबियों के हामिल हैं। मसलन एप्रोप्रिएट रजिस्टर की बात है, तो आप कह रहे हैं उम्मीद है तुम खैरियत से होगे, हमेशा खुश रहो। ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हें एक शहर की बड़ी फर्म में मैनेजर के ओहदे के लिए इंटरव्यू लेटर मौसूल हुआ है। इसमें मौज़ू अल्फाज भी हैं, जुमलों की तरतीब भी ठीक है और ग्रामर का भी ख्याल रखा गया है। रमूज़ औक़ाफ़ भी मौजूद है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ कॉमा लगाना है, ये सब बात भी है। मुहावरे का भी इस्तेमाल हुआ है। अभी हमने असल बात शुरू नहीं की, अभी सिर्फ़ हमने उस मौज़ू को छेड़ा है। मौज़ू क्या था आपको मालूम है ना? मौज़ू क्या था कि अपने छोटे भाई को एक ख़त लिखना है जो इंटरव्यू देने जा रहा है, एक निजी कंपनी में, और ख़त लिखकर इंटरव्यू में जो कारामत तजावीज़ हो सकती हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर, उसके बारे में बताना है। और 3 प्रॉम्प्ट्स ये हैं, खुद एतमादी, लिबास और शख्सियत और मुतल्लिक़ा शोबे का तजुर्बा। तो जनाब, जब आपने पहला पैराग्राफ जो उस मौज़ू से मुताल्लिक़ है कि भई तुम्हें बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हें एक बड़ी फ़र्म से मैनेजर के ओहदे के लिए इंटरव्यू लेटर मौसूल हो गया है। तो आपने बताया कि मेरा भी इसका इंटरव्यू लेने का बहुत एक्सपीरियंस है, लिहाज़ा सोच रहा हूँ कि तुम्हें कुछ कामयाब इंटरव्यू के गुर सिखाऊँ, तुम्हें कुछ काम की बातें बताऊँ। अब आ जाएँगे हम फर्स्ट पैराग्राफ में, बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 है। जो नुक्ता नंबर 1 है वो बेसिकली बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 भी है, क्योंकि अब हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट को, पहले नुक्ते को, पहले इशारे को यहाँ डिस्कस करना है। कैसे कर रहे हैं ज़रा देखिए। इस बात को ज़हन में रखो कि इंटरव्यू लेने वाले अफ़राद, अब यहाँ जमा इस्तेमाल किया, फ़र्द नहीं, अफ़राद, लोग। तो इंटरव्यू लेने वाले अफ़राद सबसे पहले तुम्हारी शख्सियत में जिस चीज़ को नोट करेंगे, वो तुम्हारी खुद एतमादी है। अब ये साबक़ा है खुद एतमादी, जैसे खुद पसंद, खुद एतमादी, खुद नुमाई। तो ये सफ़िक्स प्रीफ़िक्स की जो खूबियाँ हैं वो भी हम बता रहे हैं। तो साबिक़े का इस्तेमाल किया खुद की सूरत में। तो जिस चीज़ को नोट करेंगे, ठीक है ना? इंटरव्यू लेने वाले अफ़राद सबसे पहले तुम्हारी शख्सियत में जिस चीज़ को नोट करेंगे वो तुम्हारी खुद एतमादी है। तो हमने किस पॉइंट को एड्रेस करना शुरू किया? खुद एतमादी को एड्रेस करना शुरू किया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि खुद एतमादी में कौन-सी बातें शामिल करनी है? सवाल का जवाब ठहर-ठहर कर देना है, पुरएतमाद नज़र आना है, ये सब बातें हमने बताई थी आपको। तो अब हम इसके आगे लिख रहे हैं, पुरएतमाद शख्सियत सामने वाले पर अच्छा असर डालती है। गुफ्तगू का आगाज़ पूरे एतमाद के साथ करो। जवाब देने में बौखलाहट और जल्दी हरगिज़ मत करो। बिल्कुल आप चूँकि हिदायत दे रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ख़त में कहा गया है आपको, क्या कहा गया है ख़त में? सवाल फिर से गौर से पढ़िए कि कारामत तजावीज़ दीजिए।
तजावीज़ दीजिए, सजेशन दीजिए। तो अब वो जो अप्रोप्रिएट रजिस्टर यहाँ पे क्या होगा? अप्रोप्रिएट रजिस्टर ये है कि आप उसको समझाने के अंदाज़ में, बताने के अंदाज़ में कि ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, बिल्कुल ये अंदाज़ अपनाएँगे स्टाइल में। जैसे कि मैं इस वक़्त इख्तियार कर रहा हूँ। कैसे इख्तियार कर रहा हूँ? पुरएतिमाद शख्सियत सामने वाले पर अच्छा असर डालती है। गुफ्तगू का आगाज़ पूरे एतिमाद के साथ करो। जैसे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सजेशन दे रहे हैं कि भई फुल कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करनी है। गुफ्तगू का आगाज़ पूरे एतिमाद के साथ करो। जवाब देने में बौखलाहट और जल्दी हरगिज़ मत करो। ठहर-ठहर कर जवाब दो। अगर किसी बात का जवाब मालूम ना हो, तो माज़रत कर लो। कोई आदमी प्लेटो और अरिस्टोटल नहीं होता है, तो क्या हिदायत दी जा रही है? कोई सवाल का जवाब नहीं आता है, तो माज़रत कर लो। कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो इस तरीके से आपने 3 या 4 मुख्तलिफ बातों को एक मुख्तसर से पैराग्राफ में समो दिया है, बताया है कि भई ये करो ताकि तुम्हारी शख्सियत खुद-एतमाद नज़र आए, पुर-एतमाद नज़र आए और आपकी शख्सियत का एक अच्छा तासुर सामने बैठे हुए इंटरव्यू लेने वाले अफ़राद पर पड़े। तो ये पहले पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया, उसको लिख दिया, तहरीर कर दिया। यहाँ पर हमने साबिक़े का भी इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने जमा का भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि ये अफ़राद जो है, ये जमा इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ठहर-ठहर कर जो जवाब दो, बौखलाहट और जल्दबाज़ी हरगिज़ मत करो। बहुत सारी इसमें इसमें रमूज़ औक़ाफ़ भी है, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। आगे चलते हैं जी सेकंड पैराग्राफ में और नुक्ता नंबर 2 क्या है? आपको पता है लिबास और शख्सियत के बारे में है। ठीक है ना? ये वाला पॉइंट है। तो अब यहाँ यहाँ पर एक कॉल भी लिखा है हमने जो अलग से यहाँ पे बयान किया गया है। दूसरा पैराग्राफ कैसे लिख रहे हैं देखिए, इस बात का तो तुम्हें पता ही होगा कि लिबास हमेशा शख्सियत का आईनादार होता है। अब ये कॉल है, लिबास शख्सियत का आईनादार है। तो लिबास हमेशा शख्सियत का आईनादार होता है। लिहाजा अब यहाँ कनेक्टिव्स हैं। लिहाजा क्या है? कनेक्टिव्स। लिबास का खास ख्याल रखना। अब ये फिर इंस्ट्रक्शन आ गई, तजवीज का अंदाज हो गया, सजेशन हो गई। लिहाजा लिबास का खास ख्याल रखना। एक और तजवीज क्या है? साफ और उम्दा तरीके से इस्त्री करदा कमीज ज़ेब-ए-तन करना। अब ज़ेब-ए-तन तो वैसे तरकीब लेकिन तो साफ और उम्दा और इस्त्री करदा कमीज ज़ेब-ए-तन करना। लिबास के इंतखाब में ये भी ज़रूरी है कि रंग का ज़रूर ख्याल रखा जाए। तुम जानते हो कि दफ्तर वगैरह में शोख और गहरे रंग के लिबास पसंद नहीं किए जाते, लिहाजा हल्के रंग की कमीज मुनासिब रहेगी। अब यहाँ पर लिहाजा ये कनेक्टिव्स आ गया दोबारा, हुर्फ़ रब्त है। इसी तरह बाज़ जगहों पर जो है जमा फॉर्म में कुछ अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है ना? इसी तरह बाज़ जगहों पर जो है वो हिदायत इंस्ट्रक्शन का अंदाज़ अपनाया गया है। ये पूरे पैराग्राफ में भी देखें वही है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, तुम्हें मालूम है, तुम जानते हो, मुकालमा जैसे हो रहा है, आपस में बैठ के कोई बातचीत हो रही है कि इस बात का तो तुम्हें पता है, जैसे हम सामने बैठ के बात कर रहे हैं। वो जो गालिब का अंदाज़ है ना कि खत मरासले को मकालमा बना दिया है, तो ये वो अंदाज़ है कि इस बात का तो तुम्हें पता है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, तुम उससे गुफ्तगू कर रहे हो, मुकालमा हो रहा है, डायलॉग्स हो रहे हैं। इस बात का तो तुम्हें पता ही होगा कि लिबास हमेशा शख्सियत का आईनादार होता है। लिहाजा लिबास का खास ख्याल रखना। अब ये इंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, तजवीज़ और हिदायत शुरू हो गई। लिबास का खास ख्याल रखना, साफ और उम्दा तरीके से इस्त्री करदा कमीज़ ज़ेब-ए-तन करना। लिबास के इंतखाब में ये भी ज़रूरी है कि रंग का ज़रूर ख्याल रखा जाए। तुम जानते हो कि दफ्तर वगैरह में शोख और गहरे रंग के लिबास पसंद नहीं किए जाते, लिहाजा हल्के रंग की कमीज़ मुनासिब रहेगी। कमीज़ के रंग की मुनासबत से टाई का इंतखाब भी ज़रूरी है। इसके अलावा जूतों में पॉलिश होना चाहिए, इससे तुम्हारी शख्सियत का एक अच्छा तासुर कायम होगा। थोड़ा-सा 1-2 जुमला ज़्यादा है, लेकिन आप देखेंगे पूरे मौज़ू को भरपूर तरीके से लिबास के रंग की भी बात हो गई, इस्त्री की भी बात हो गई, जूतों की पॉलिश की भी बात हो गई, शख्सियत की भी बात हो गई। बहुत अच्छे तरीके से एक पैराग्राफ में भरपूर अंदाज़ में उस पॉइंट को जो कि दूसरा नुक्ता है, उसके 3 नहीं बल्कि 4 पॉइंट्स यहाँ डिस्कस हो गए हैं और उसकी वज़ाहत भी हो गई है। अब आते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ। हम उसमें देखते हैं नुक्ते नंबर 3 पे हम क्या-क्या बातें करेंगे और वो नुक्ता नंबर 3 क्या है? ज़रूर ज़हन में होना चाहिए, मुतल्लक़ा शोबे का तजर्बा, यानी कंसर्न जो डिपार्टमेंट है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस आपका क्या है? अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थर्ड पैराग्राफ में देखिए, एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि तुम जिस शोबे के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस शोबे की भरपूर मालूमात ज़रूर हासिल कर लो। तुम पहले भी मैनेजर के ओहदे पर काम करते रहे हो, लिहाजा इस ओहदे की ज़िम्मेदारियों और फ़राइज़ से बखूबी वाकिफ़ हो। अपने तजुर्बे और मालूमात को मौसर अंदाज से इस तरह पेश करो कि इंटरव्यू लेने वाले अफराद अशश कर उठें। अब बहुत तवील हो गया। अब देखें हमने अपनी बात तीसरे पैराग्राफ की यहाँ पे ख़त्म कर दी। इसमें भी हमने कौन-कौन सी बातें की हैं? मुतल्लिक़ा शोबे की मालूमात भरपूर तरीके से हासिल करो। इसमें भी हमने ज़िम्मेदारियों वग़ैरह लाहिक़ा भी इस्तेमाल किया है। बख़ूबी, ठीक है ना? ये भी क्या है? साबक़ा है, लाहिक़ा है। फिर हमने जमा फ़ॉर्म में ओहदे, शोबे ये सब इमाले का भी इस्तेमाल करके दिखाया। उसके बाद
जो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? उसमें ज़रूरी है कि मुहावरे का भी इस्तेमाल हुआ, अशश कर उठना, मुहावरे का भी इस्तेमाल हो गया। इन तमाम बातों को पेश करके तीसरा पॉइंट हमने पेश कर दिया कि इंटरव्यू लेने वाले अफ़राद पर अशश कर उठें। यहाँ तक अपनी बात खत्म हो चुकी है। अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, खत को खत्म कर रहे हैं, इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं देखिए, खत बहुत तवील हो गया है। इजाज़त चाहने से क़ब्ल एक बात और बता दूँ कि वक़्त की पाबंदी का ज़रूर ख़्याल रखना। क्योंकि पाबंदी ये वक़्त को हर कोई पसंद करता है। एक और जाते-जाते इंस्ट्रक्शन दे दी कि भई वक़्त की पाबंदी का ख़्याल रखना। अम्मी-अब्बू को सलाम कहना, तुम्हारे लिए गालिब के अल्फ़ाज़ में बस यही दुआ है, तुम सलामत रहो हज़ार बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। एक मशहूर गालिब के मिसरे से, गालिब के शेर से हमने एक बात ख़त्म की अपनी, जो गालिब अपने ख़ुतूत में इस्तेमाल भी किया करते थे, दुआएँ देते हुए कि तुम सलामत रहो हज़ार बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। थोड़ा-सा लिटरेरी और लर्नेड अंदाज़ हो गया। सिर्फ़ एक सरसरी सी बात नहीं हुई, बल्कि क्या कहा कि अम्मी-अब्बू को सलाम भी कहना, तुम्हारे लिए गालिब के अल्फ़ाज़ में बस यही दुआ है, तुम सलामत रहो हज़ार बरस, हर बरस के हों दिन 50,000। दुआ गो तुम्हारा बड़ा भाई शाहिद खान। ये इख्तिताम हो गया ख़त का। यहाँ भी मुहावरात का इस्तेमाल हुआ है, साबिक़ लायक़ों का इस्तेमाल हुआ है, जमा फ़ॉर्म का इस्तेमाल हुआ है। इन तमाम बातों और फिर शेर का भी इस्तेमाल कर लिया है गालिब के जो ख़ुतूत में होते थे। इन तमाम बातों को पेश करते हुए आप देखेंगे ख़त को कितने अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है, किस तरीके से कंटेंट की तमाम मालूमात को, बल्कि एग्ज़ाम की ज़रूरत से ज़्यादा मालूमात को इसमें पेश कर दिया गया है। ज़ुबान और बयान के तकाज़ों का ख़्याल रखा गया है, तजवीज़ देने का अंदाज़ है, इंस्ट्रक्शन यानी हिदायत देने का अंदाज़ है, मुहावरात का इस्तेमाल है, सफ़िक्स, प्रीफ़िक्स यानी साबिक़े लाहिक़े का इस्तेमाल है, मुज़क्कर मुअन्नस का इस्तेमाल है और कंपाउंड वर्ड का इस्तेमाल है, तराकीब का इस्तेमाल है, अशार का इस्तेमाल है, क़ौल का इस्तेमाल है, एप्रोप्रिएट रजिस्टर है, जैसे मुख़ातिब करना चाहिए वैसे मुख़ातिब किया गया, जैसे कहना चाहिए वैसे कहा गया। इन तमाम बातों के साथ एक बेहतरीन ख़त आपने मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है कि ख़त लिखने का ये तरीक़ा आपको पसंद आया होगा और आप जो है वो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करेंगे। अपना ख़्याल रखिए, इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठाइए, अपने तालिब-इल्मों को ज़रूर ये वीडियोज़ भेजिए और वो तलबा जो ख़ास तौर पर ट्यूशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं किसी भी वजह से, उन तक ये वीडियोज़ ज़रूर पहुँचे ताकि वो इम्तिहान में अच्छे नताइज लाएँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आप बादबान उर्दू से इस्तिफ़ादा करके इस तरह के वीडियोज़ के ज़रिए से अपनी सलाहियतों को बढ़ा पाएँगे। अपनी राय का इज़हार करते हुए बताइए कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर वीडियो की शक्ल में जल्द से जल्द पेश की जाएँगी। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।